नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां सब कुछ बदल गया। एक ऐसा दौर जब आक्रमणकारी सिर्फ लूटने के इरादे से नहीं बल्कि एक पूरा साम्राज्य बनाने के इरादे से आए। ये कहानी है भारत में तुर्क विजय की शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाली सदियों का इतिहास हमेशा के लिए लिख दी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? वो क्या वजहें थीं, वो कौन लोग थे जिन्होंने इन ताकतवर हमलों की जमीन तैयार की? चलिए इस दिलचस्प कहानी के सारे टुकड़ों को एक-एक करके जोड़ते हैं। तो इस कहानी की जड़ें भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर आज के अफगानिस्तान में हैं। गजनी नाम के एक जगह पर एक नए तुर्क साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना ये 4 तारीखें बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें एक तरह से माइलस्टोन समझ लीजिए। 962 से लेकर 1178 के बीच ही वो सब कुछ हुआ जिसने इस पूरी कहानी की बुनियाद रखी। तो देखिए, बात है साल 962 की। एक तुर्क अफसर था, नाम था अलप्तगीन। उसने गजनी में एक आज़ाद सल्तनत कायम कर दी। अब उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये एक छोटा सा कदम भारत के इतिहास में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। अब यहाँ देखिए पावर कैसे बदलती है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। 977 में अलप्तगीन के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? उसका ही गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन। ये उस दौर की हकीकत थी जहां सल्तनत खून के रिश्ते से ज्यादा तलवार की ताकत से तय होती थी। सुबुक्तगीन के बाद स्टेज पर एंट्री होती है इतिहास के एक बहुत ही कह सकते हैं मशहूर नाम की, महमूद गजनवी। और इसके आते ही खेल के नियम बदल जाते हैं। गजनी का मकसद अब सिर्फ राज्य चलाना नहीं बल्कि भारत पर बड़े पैमाने पर हमले करना और यहाँ की दौलत लूटना बन गया। लेकिन महमूद के हमलों की कहानी सिर्फ तलवारों और लूटपाट तक ही सीमित नहीं है। इन्हीं हमलों के दौरान एक स्कॉलर, एक विद्वान अल बिरूनी भी भारत आया। और ये वो मोड़ है जहां हमें सिर्फ जंग की नहीं बल्कि उस दौर के समाज की भी गहरी झलक मिलती है। और अल बिरूनी ने लिखी एक किताब, किताब उल हिंद। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये 11वीं सदी के भारत का समझिए एक आईना है, एक ऐसा दस्तावेज जो उस जमाने को अपनी आंखों से देखकर लिखा गया था। इसके बिना उस समय को समझना लगभग नामुमकिन होता। अच्छा, महमूद गजनवी के बाद ना कुछ वक्त के लिए सब शांत सा हो जाता है, लेकिन फिर एक नया नाम, एक नया वंश उभरता है। गजनी के ही एक सूबे गौर से सामने आता है मोहम्मद गोरी। और इसका इरादा सिर्फ खजाना लूटना नहीं था, नहीं, इसके इरादे बहुत बड़े थे। और यहीं पर वो फर्क आता है जिसे समझना सबसे जरूरी है। महमूद गजनवी वो एक रेडर था, उसका मकसद था भारत की दौलत लूटो और वापस जाओ। लेकिन मोहम्मद गोरी वो एक एम्पायर बिल्डर था, वो यहाँ शासन करने आया था। एक का लक्ष्य लूटना, दूसरे का राज करना। और इसी एक फर्क ने आगे की पूरी कहानी बदल दी। तो कौन था ये मोहम्मद गौरी? शंशबनी वंश का एक शासक जो गौर जैसे एक छोटे से सूबे से उठा था। उसकी नजरें भारत की दौलत पर तो थीं, पर असली मकसद था यहाँ अपनी हुकूमत की नींव रखना, एक स्थायी साम्राज्य बनाना। तो अपने इसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए मोहम्मद घोरी ने भारत पर एक के बाद एक कई हमले किए। ये आक्रमणों का दूसरा दौर था और पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक। तो वो साल था 1175 जब घोरी ने भारत पर अपने अभियान का आगाज किया। उसका पहला टारगेट बना मुल्तान। उस वक्त मुल्तान पर करमाथी शासकों का राज था, जो शिया इस्लाम की एक अलग ही शाखा को मानते थे। गोरी ने बड़ी आसानी से मुल्तान पर कब्जा कर लिया और कह सकते हैं कि भारत में अपना खाता खोल लिया। मुल्तान की जीत से उसका हौसला बढ़ गया, तो 1178 में गौरी ने रुख किया एक और अमीर राज्य की तरफ, गुजरात। उसे लगा भाई ये भी एक आसान जीत होगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था। तो सवाल ये है कि गुजरात में उसके रास्ते में कौन खड़ा था? कौन था जो इस ताकतवर हमलावर को रोकने वाला था? इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। गौरी का सामना किसी बड़े महाराजा या सुल्तान से नहीं हुआ, बल्कि उसका सामना हुआ राजा मूलराज द्वितीय की विधवा मां रानी नाइकी देवी से।
उन्होंने खुद सेना को लीड किया और आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को ऐसी शिकस्त दी जिसे वो शायद ही कभी भूल पाया होगा। अब गुजरात में ये जो हार हुई वो मोहम्मद गोरी के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। लेकिन वो रुका नहीं, उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और अपना पूरा ध्यान लगा दिया पंजाब पर। वहां उसने गजनवी वंश के जो भी बचे खुचे शासक थे उन्हें खत्म किया और पूरे पंजाब पर अपना कब्जा जमा लिया। अच्छा, अब हमने इन लड़ाइयों और सल्तनतों की तो बात कर ली, पर एक ज़रूरी सवाल ये भी है कि भाई हमें ये सब पता कहाँ से चलता है? मतलब इतिहास को लिखा कैसे गया, उसे याद कैसे रखा गया? देखिए, उस दौर को जानने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर दो तरह के सोर्सेज हैं। एक तरफ है अल बरूनी की किताब उल हिंद, जो एक स्कॉलर का लिखा हुआ आंखों देखा हाल है, एकदम फैक्चुअल। और दूसरी तरफ है पृथ्वीराज रासो, जो कि एक महाकाव्य है। ये जो पृथ्वीराज रासो है ना, जिसे चंद बरदाई ने लिखा था, ये इतिहास से ज्यादा एक वीर गाथा है, एक एपिक पोयम। ये हमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और उनकी बहादुरी की कहानियां तो सुनाती है, लेकिन ये एक कवि की नज़र से लिखी गई है, जहां सच से ज्यादा जोर भावनाओं और वीरता पर होता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि जब इतिहास को एक विद्वान फैक्ट्स के आधार पर लिखता है और एक कवि उसे एक वीर गाथा बनाकर सुनाता है, तो हमारी समझ कैसे बदल जाती है? सच क्या है और कहानी क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।